नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है कर्नाटक की लड़ाई उर्फ अमरजीत के विवाह की। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि सखियों से ताने मिलने के बाद राजकुमारी भानुमति ने अपनी दुख और इच्छा माता दुर्गा को बताई। फिर माता दुर्गा ने उसे एक रास्ता बताया जिस पर चलकर वह अपने होने वाले पति से मिल सकती है, जिसके लिए उसने अपने जादू से एक विशाल भैंसे का निर्माण किया और फिर वह उस भैंसे और माता दुर्गा के अदृश्य शक्ति के साथ महल से निकल आई। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। माता दुर्गा से मार्ग जानकर अब भानुमति ने अपने जीवन का सबसे साहसी निर्णय ले लिया था। उसने पूजा कक्ष में अंतिम बार मां के चरणों में शीश नवाया और मन ही मन संकल्प लिया, अब जो भी होगा वह भाग्य की परीक्षा होगी। भानुमति ने गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया, उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभरी और धरती पर जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, एक विशाल और शक्तिशाली भैंसा प्रकट हो गया। उसका शरीर काले बादलों जैसा घना था, घुमावदार सींग और शरीर भी काफी ताकतवर था। आंखों में बिजली सी चमक और नथुनों से निकलती गर्म सांसें उसकी अपार शक्ति का प्रमाण थी। वह भैंसा केवल एक पशु नहीं था, वह एक परीक्षा था, वीरता की, धैर्य की और पुरुषार्थ की। इसके बाद भानुमति ने अपना रूप बदला। राजसी वैभव को त्याग कर उसने एक अत्यंत सुंदर नटनी का वेश धारण किया। साधारण साड़ी में भी उसका सौंदर्य दमक रहा था। घुंघरुओं की मधुर झंकार उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी और उसके घूंघट के भीतर छिपी आंखों में भविष्य को देखने की जिज्ञासा थी। अब वह न कर्नाटक की राजकुमारी थी और न ही राजा चंदन की पुत्री। वह थी तो केवल एक यात्री जो अपने भाग्य की खोज में निकली थी। रात का घना अंधकार फैला हुआ था। महल के प्रहरियों की आंखें नींद से बोझिल थी और महल के बाहर बनों में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय मां दुर्गा की अदृश्य कृपा से किले के ऊंचे द्वार मानो स्वयं मार्ग देने लगी थी। न कोई पहरेदार जागा, न किसी ने आहट सुनी। भानुमति भैंसे की रस्सी थामे धीरे धीरे महल की सीमाएं लांघकर जंगल की असीम शांति में प्रवेश कर गई। पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और चांदनी में चमकता उसका नटनी का रूप, सब कुछ एक रहस्यमय और नियति से भरा हुआ था। अब उसके सामने मां दुर्गा की बताई हुई शर्त स्पष्ट थी। जो भी पुरुष इस भैंसे की नाक में नकेल डाल सकेगा, जो उसकी अपार शक्ति को साहस और धैर्य से वश में कर लेगा, वही भानुमति का पति बनेगा, जिसमें न कोई नाम, न कोई राजवंश, न धन और न पद का महत्व होगा। यहाँ केवल वीरता और पुरुषार्थ ही उसके दूल्हे का परिचय होगा। भानुमति ने एक क्षण आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मां, अब जिसे तुमने मेरे भाग्य में लिखा है वह स्वयं मेरी राह में आएगा। और इसी विश्वास के साथ वह नटनी अपने भय से और अदृश्य देवी की शक्ति के साथ 52 गढ़ों की ओर बढ़ चली। रात की लंबी यात्रा के बाद जब सुबह की पहली किरण धरती पर उतरी, तब भानुमति अपने भयंकर भैंसे को साथ लिए पृथ्वीराज चौहान के नगर के द्वार पर पहुंच चुकी थी। सूर्य की हल्की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ते ही उसका रूप और भी अधिक दमक उठा। उस क्षण वह केवल एक नटनी नहीं थी, वह मानो स्वयं मोहिनी बनकर धरती पर उतरी हो। जैसे ही भानुमति ने नगर में कदम रखा, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ी, वह ठिठक कर वहीं रुक गया। दुकानदार हाथ में तराजू थामे रह गए, राहगीर अपनी राह भूल गए और बालक खेल छोड़कर उसे देखने लगे। उसके नटनी वेश में एक अनोखा आकर्षण था। काजल से सजी आंखों में गहराई थी, कमर में बंधा कमरबंद, पायल की मधुर झंकार और कमर तक लहराती नागिन सी काली चोटी। वह चलते समय ऐसा प्रतीत होती थी मानो हर कदम पर सौंदर्य स्वयं नृत्य कर रहा हो। नगर की महिलाएं जब उसे देखती तो पहले एक पल को चकित रह जाती, फिर उनके मन में ईर्ष्या की हल्की आग सुलग उठती। कोई मन ही मन सोचती कि इतनी सुंदरता किस स्त्री को नसीब होती है, तो कोई अपने आंचल को ठीक करते हुए दृष्टि फेर लेती, मानो उसकी सुंदरता से स्वयं को बचा रही हो।
नगर के द्वारों और सड़कों पर तैनात राजा पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिक, जो युद्ध में मृत्यु से भी नहीं डरते थे, आज इस नटनी को देखकर ठगे से रह गए। उसके साथ चल रहा विशाल भैंसा वैसे ही भयावह था, पर भानुमति का सौंदर्य उस पर भी भारी पड़ रहा था। किसी सैनिक में यह साहस न हुआ कि उसे रोककर प्रश्न करे। पूरे नगर के रास्ते में उससे न कोई आने का कारण पूछा गया और न कोई पहचान, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आगे आगे मार्ग प्रशस्त कर रही हो। इस प्रकार बिना किसी रोक टोक के भानुमति नगर की गलियों से होती हुई सीधे पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार तक जा पहुंची। उस समय महल के भीतर राजा पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगी हुई थी। वीर सामंत, राजपूत सरदार, मंत्री और योद्धा सब राजा के समक्ष उपस्थित थे और उसी समय दरबार के बाहर एक ऐसी नटनी का आगमन हुआ जिसके साथ न केवल एक भैंसा था, बल्कि भाग्य स्वयं उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहीं से कथा एक और रोमांचक मोड़ लेती है। भानुमति बिना किसी भय और रोक टोक के सीधे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी में जा पहुंची। दरबार का विशाल द्वार पार करते ही उसने अपने भैंसे की रस्सी को थामे हुए दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से झुकी और बोली, महाराज प्रणाम। उसका स्वर मधुर और उसमें आत्मविश्वास की गूंज थी। जैसे ही भानुमति ने प्रणाम किया, कचहरी में बैठे सभी लोगों की दृष्टि एक साथ उसी पर टिक गई। क्षण भर पहले जहां न्याय, राजनीति और युद्ध की बातें हो रही थी, वहां अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सामंत अपनी मूछों पर हाथ रखना भूल गए। मंत्री मंत्रणा रोककर उसे देखने लगे और योद्धा, जिन्होंने अनगिनत रण देखे थे, आज एक स्त्री की सुंदरता के आगे ठिठक गए। जिसने भी भानुमति को देखा, वह अपनी सुध बुध खो बैठा। उसका नटनी वेश साधारण था, पर उसमें छिपा सौंदर्य असाधारण था। काजल से सजी आंखें, घूंघट के भीतर से झलकता तेज, कमर में बंधा कमरबंद और पायल की धीमी झंकार में इतना आकर्षण था कि मानो पूरा दरबार उसकी ओर खींच आया हो। स्वयं महाराज पृथ्वीराज चौहान, जो वीरता और कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे, एक क्षण के लिए भानुमति को निहारते रह गए। उनकी आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर आकर्षण और फिर राजा होने का कठोर भाव वापस लौट आया। उन्होंने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, कौन हो तुम और इस प्रकार बिना अनुमति मेरी कचहरी में कैसे प्रवेश कर गई? फिर उनकी दृष्टि भानुमति के साथ खड़े विशाल भैंसे पर पड़ी। भैंसे के खुरों की आहट दरबार की शांति को चुनौती दे रही थी। पृथ्वीराज ने स्वर को कठोर करते हुए कहा, यदि तुम अकेले आती तो भी विचार किया जा सकता था, पर इस प्रकार भैंसे को लेकर राजसभा में आना हमारी कचहरी की मर्यादा का अपमान है। महाराज की बातों से दरबार में हलचल हुई। कुछ सामंतों ने सहमति में सिर हिलाया, तो कुछ अब भी भानुमति के रूप से दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। भानुमति शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर न भय था, न पश्चाताप था तो केवल एक रहस्यमयी मुस्कान, मानो वह जानती हो कि यह अपमान नहीं, एक चुनौती का आरंभ है। और अब उसके अगले शब्द पूरे दरबार की दिशा बदलने वाले थे। राजा के कठोर शब्द सुनकर भी भानुमति के चेहरे पर न भय था, न घबराहट। उसने भैंसे की रस्सी को एक ओर थामे रखा और दोनों हाथ जोड़कर शांत, संयत और सम्मानपूर्ण स्वर में बोली, महाराज, मैं नटवरगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम भानुमति है। उसकी आवाज में मधुरता थी, पर साथ ही दृढ़ता भी, वह भी ऐसी दृढ़ता जो किसी साधारण नटनी में नहीं होती। उसने आगे कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि इस प्रकार कचहरी में प्रवेश दरबारी मर्यादा के विरुद्ध है, पर यदि मेरा कारण तुच्छ और छोटा होता तो मैं यहाँ आने का साहस कभी नहीं करती। महाराज पृथ्वीराज चौहान अब पूरी तरह सावधान हो चुके थे। उन्होंने गहरी दृष्टि से भानुमति को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, यदि ऐसा है तो बताओ, इस प्रकार यहाँ आने का कारण क्या है? यह सुनते ही कचहरी में बैठे सभी वीरों, सामंतों और मंत्रियों की दृष्टि फिर से भानुमति पर टिक गई। भानुमति का रूप और उसकी खनकती स्पष्ट आवाज अब पूरे दरबार को बांध चुकी थी। जिसने उसे देखा वह उसे देखता ही रह गया। कुछ के मुंह खुले के खुले रह गए, कुछ ने सांसें रोक ली। कठोर रण देख चुके योद्धा भी आज एक स्त्री की उपस्थिति में मौन हो गए थे, परंतु यह सब भानुमति के मन को छू तक नहीं पाया। उसके चेहरे पर न गर्व था, न संकोच, केवल लक्ष्य की स्पष्टता थी।
आगे भानुमति ने एक पल को दरबार के चारों ओर दृष्टि घुमाई, फिर शांत स्वर में बोली, महाराज, मेरा यहाँ आने का कारण सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वह एक क्षण के लिए शांत हुई। उसकी बातों को पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। फिर उसने आगे कहा, महाराज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उसके शब्द दरबार में गूंज उठे और सभी को आभास हो गया कि अब जो कहा जाने वाला है वह केवल एक नटनी की बात नहीं, एक चुनौती हो सकती है, और वह चुनौती पूरे दरबार को हिला देने वाली हो सकती है। राजा पृथ्वीराज चौहान से आज्ञा पाकर भानुमति ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में एक क्षण के लिए उदासी उतर आई और उसी के साथ उसने एक सोची समझी कहानी बतानी प्रारंभ की। वह दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, जब मैं अपनी माता के गर्भ में ही थी तभी मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। इस संसार में आने से पहले ही मेरे सिर से पिता का साया उठ चुका था। भानुमति की बातों से दरबार में एक हल्की सी संवेदना की लहर दौड़ गई। भानुमति ने आगे कहा कि मेरे जन्म के बाद उसी दिन मेरी माता के तबेले में इस भैंसे का भी जन्म हुआ था। इसी कारण मेरी माता मुझे और इस भैंसे को समान प्रेम से पालने लगी। कहते हुए भानुमति ने भैंसे की ओर स्नेह से देखा, मानो वह कोई अपना हो। फिर आगे उसने कहा, महाराज, समय बीतता गया, मैं भी बड़ी हुई और यह भैंसा भी जवान और बलशाली होता चला गया। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। भानुमति का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। उसने आगे महाराज को बताया कि तब मेरी माता ने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जो पुरुष इस भैंसे की नाक को छेद कर उसमें नकेल पहनाएगा, अर्थात जो इसे नाथ सकेगा, उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। यह सुनते ही दरबार में एक हलचल मच गई। भानुमति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, इसी संकल्प के कारण मैं इस भैंसे को लेकर आपके राज्य में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके राज्य में जो भी ऐसा वीर हो, जिसे अपनी भुजाओं पर गर्व हो, जो साहस और चुनौती स्वीकार करने की क्षमता रखता हो, वह इस भैंसे की नाक में नकेल लगाए और मुझसे विवाह करे। भानुमति के मुख से विवाह का प्रस्ताव सुनते ही कचहरी में बैठे अनेक युवाओं और वीरों का मन एक क्षण के लिए खुशी से झूम उठा। एक सुंदर, गुणी और मोहक युवती, वह भी स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। यह बात किसी को भी उत्साहित कर सकती थी, परंतु अगले ही क्षण जब सबकी दृष्टि उस विशाल प्रचंड भैंसे पर पड़ी तो वातावरण बदल गया। भैंसा अपनी जगह पर खड़ा था। उसका विशाल शरीर, तेज सींग और अग्नि सी आंखें मानो स्वयं कोई चेतावनी दे रही हो। जिस वीर का हृदय अभी अभी उत्साह से भरा था, वह अब मौन हो गया। किसी ने मन ही मन सोचा, इस भैंसे के सामने जाना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है। किसी की भुजाएं जो युद्ध में कभी नहीं कांपी थी, आज शिथिल पड़ गई थी। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां अभी उत्साह था, वहां अब भय और संकोच खड़ा था। भानुमति यह सब शांत भाव से देख रही थी। उसके चेहरे पर न विजय का गर्व था, न निराशा का भाव था, तो केवल प्रतीक्षा, मानो वह जानती हो कि अभी असली परीक्षा बाकी है। और अब यह देखना शेष था कि क्या पृथ्वीराज चौहान के राज्य में कोई ऐसा वीर है जो इस भैंसे को नाथ सके और भाग्य की इस चुनौती को स्वीकार कर सके। भानुमति की कथा समाप्त होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। पूरा दरबार स्तब्ध था। कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। राजा की दृष्टि विचारों में डूबी हुई थी। यह केवल एक विवाह प्रस्ताव नहीं था, यह वीरता की सीधी चुनौती थी, और वह भी पूरे राज दरबार के सामने। कुछ पल बाद राजा ने धीरे से अपनी दृष्टि अपने पास ही बैठे अपने पुत्र राजकुमार ताहर की ओर घुमाई। ताहर पहले ही भानुमति को देख चुका था। उसका मोहक रूप, उसकी खड़कती वाणी और उसका निडर आत्मविश्वास, इन सब ने राजकुमार के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। भानुमति की सुंदरता को देखकर ताहर का हृदय धड़क उठा था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह केवल साधारण रूपवती स्त्री नहीं, बल्कि कोई असाधारण स्त्री उसके सामने खड़ी है। ताहर ने अपने भीतर उठते साहस को समेटा और दृढ़ स्वर में महाराज से बोला, महाराज, मैं इस भैंसे को अवश्य नाथूंगा।
मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। राजकुमार ताहर के यह शब्द कचहरी में गूंज उठे। क्षण भर में पूरे दरबार में राजकुमार ताहर की जय, चौहान वंश की जय के जयघोष गूंजने लगे। सामंतों के चेहरे खिल उठे। योद्धाओं ने प्रसन्नता में अपने शस्त्रों पर हाथ मारा। सबको विश्वास था कि राजा पृथ्वीराज का पुत्र कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। परंतु भानुमति शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में न उत्साह था, न भय था, तो केवल गहन निरीक्षण। जयकार थमने के बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, यदि ऐसा है और तुम्हारी माता का यही संकल्प है तो नटनी, अपने भैंसे को लेकर अखाड़े की ओर चलो, वहीं इस चुनौती का निर्णय होगा। महाराज का आदेश मिलते ही दरबार में हलचल मच गई। सैनिक आगे बढ़े, मार्ग साफ किया गया, नगाड़े बजने लगे। भानुमति ने भैंसे की रस्सी थामी और धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ चली। राजकुमार ताहर भी अपने योद्धा रूप में उठ खड़े हुए और अब पूरे नगर में यह समाचार फैल चुका था कि आज अखाड़े में वीरता और भाग्य की परीक्षा होने वाली है। और इस तरह राजा, राजकुमार, दरबार और नगर की प्रजा सब एक साथ अखाड़े की ओर रवाना हो गए, जहां कुछ ही क्षणों में यह तय होने वाला था कि क्या ताहर सचमुच उस फैसले को नाथ पाएगा या यह चुनौती चौहान वंश के गर्व को चूर चूर कर देगी। जब सब अखाड़े में पहुंचे तो अखाड़े में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हजारों आंखें एक ही दिशा में टिकी थी। एक ओर राजकुमार ताहर लंगोट धारण किए, तेल लगे शरीर के साथ अखाड़े की मिट्टी पर उतर चुका था। उसकी जांघों की मांसपेशियां तनी हुई थी। आंखों में अहंकार और साहस का मिश्रण साफ दिख रहा था। तो दूसरी ओर भानुमति शांत, स्थिर और रहस्यमयी अपने मायावी भैंसे के साथ खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, मानो वह सब कुछ पहले से ही जानती हो। ताहर ने जोर से अपनी जांघ पर ताल ठोकी और ऊंची आवाज में बोला, भानुमति, अपने भैंसे को छोड़ दो। उसकी आवाज में चुनौती थी, विश्वास था और दर्शकों के लिए प्रदर्शन भी था। ताहर की ललकार से भानुमति के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने भैंसे के गले में पड़ी रस्सी धीरे से निकाल ली, फिर भैंसे की पूंछ पकड़कर हल्का सा मरोड़ दिया, जिससे क्षण भर में भैंसा तिलमिला उठा। उसकी नासिकाओं से धुएं की मोटी धाराएं निकलने लगी। वह लंबी लंबी भयानक हुंकार भरने लगा। उसकी गर्दन की नसें फूल उठी, सींग आगे की ओर तन गए, पेट फूलने लगा और शरीर धीरे धीरे पहले से अधिक विशाल और भयावह होता चला गया। भैंसे की तरफ देखते हुए ताहर फिर से अपनी जांघ पर ताल ठोकने लगा, पर इस बार उसकी ताल में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। जैसे जैसे ताहर ताल ठोकता, वैसे वैसे भैंसा हुंकार भरता हुआ अपने सींग को और ऊंचा उठाता गया और पिछले पैरों से अखाड़े की मिट्टी को रौंदने लगा। अखाड़े की धरती कांप उठी। भैंसे का रूप हर क्षण और अधिक विकराल होता जा रहा था। भैंसे के इस रूप को देखकर ताहर को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। अब उसका गला सूख गया, माथे पर पसीना की धारें स्पष्ट दिखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण भैंसा नहीं, यह तो कोई मायावी भैंसा है। अखाड़े के चारों ओर खड़े सामंत, सैनिक और नगरवासी भैंसे के विकराल रूप को देखकर सिहर उठे। कुछ ने पीछे हटकर अपने बच्चों को ढक लिया। कुछ योद्धाओं के हाथ अनायास ही अपने शस्त्रों की मूठ पर चले गए। अब भैंसा जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, ताहर ने तुरंत ऊंची और कांपती आवाज में कहा, ठहरो, ए लड़की, अपने भैंसे को पकड़ लो। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए साफ साफ कहा, मुझे इस भैंसे से नहीं लड़ना है। तुम्हारा यह भैंसा साधारण नहीं, यह तो मायावी लगता है। अखाड़े में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें भानुमति पर थी कि वह इस चुनौती और इस चुनौती के पीछे हटने के बाद क्या करने वाली है। ताहर की कांपती आवाज सुनते ही भानुमति ने शांत भाव से अपने भैंसे की पीठ पर हाथ रख दिया, मानो माया को शांत होने का आदेश मिला हो। क्षण भर में जो भैंसा अभी अभी धरती को कपा रहा था, वह स्थिर हो गया। न हुंकार, न उछाल, न विकरालता। पूरा अखाड़ा भानुमति की इस हरकत को देखकर स्तब्ध रह गया। तब भानुमति ने ताहर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई मोह नहीं था, केवल उपहास और धिक्कार था। वह बोली, क्यों राजकुमार, भैंसे की एक हुंकार सुनकर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आवाज तीर की तरह सीधे ताहर के अहंकार पर लगी। उसने आगे कहा, कचहरी में तो तुम बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे और अब अखाड़े में आकर कायरों जैसी दलीलें दे रहे हो।
भानुमति आगे बोली, मेरे भैंसे को मायावी बताकर लड़ने से इनकार कर रहे हो? यही है तुम्हारी वीरता? फिर उसकी वाणी और अधिक कठोर हो गई। उसने आगे कहा, तुम जैसे व्यक्ति को मर्द कहलाने का अधिकार नहीं, तुम्हें तो वीरों की पगड़ी बांधने का भी हक नहीं। भानुमति के कठोर शब्दों से अखाड़े में सन्नाटा छा गया। भानुमति ने एक क्षण रुककर ऐसा वाक्य कहा जिससे पूरे अखाड़े में शर्मिंदगी की लहर सी दौड़ गई। उसने कहा, तुम्हें तो पुत्र बनकर जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। पुत्री बनकर जन्म लेते तो शायद यह अपमान न सहना पड़ता। उसने कटाक्ष किया, तब तुम्हारे माता पिता किसी योग्य वीर को देखकर तुम्हारा विवाह कर देते और तुम किसी वीर पुरुष के शयन कक्ष में श्रृंगार किए शांत बैठे रहते और अपने पति का इंतजार करते। भानुमति के इन शब्दों ने अखाड़े में बैठे सभी लोगों के चेहरे झुका दिए। कोई ताहर की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। किसी की आंखों में दया थी तो किसी में लज्जा। आज अखाड़े में कोई पुरुष होता तो उसका सर अखाड़े में पड़ा होता, परंतु अखाड़े में एक स्त्री थी और स्त्री पर हथियार चलाना वीरता नहीं कायरता कहलाता था। कुछ पल बाद ताहर ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, तुम जो भी समझो, पर मैं केवल शान के लिए अपनी जान नहीं गवाऊंगा। उसने सिर उठाकर कहा, कोई साधारण भैंसा होता या कोई पराक्रमी वीर योद्धा होता तो मैं अवश्य लड़ता, पर इस मायावी भैंसे से मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर उसने निर्णायक स्वर में कहा, तुम यहां से चली जाओ किसी दूसरे राज्य में और अपना दूल्हा वहां खोजो। इस राज्य में तुम्हें कोई वर नहीं मिलेगा। और फिर अखाड़े में एक गहरी खामोशी छा गई और सबके सिर अखाड़े में लटक गए। राजकुमार ताहर के अंतिम शब्द सुनकर भानुमति ने न कोई प्रतिवाद किया, न कोई और अपमान किया। उसने शांत भाव से भैंसे की रस्सी फिर से उसके गले में डाल दी। फिर अपने सिर पर वह बांस की टोकरी रखी, जैसे नटनी अपना संसार फिर से समेट रही हो। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अखाड़े और वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक बार दृष्टि डाली। उस दृष्टि में न क्रोध था न पश्चाताप था, तो केवल आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का संकल्प। और फिर वह बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। अखाड़े से दूर निकलकर भानुमति का हृदय पहली बार विचलित हुआ। उसने धीमे स्वर में पूछा, माता, जब इतने बड़े वीर महाराज पृथ्वीराज चौहान के राज्य में कोई भी इस भैंसे से लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो भला 52 गढ़ों में ऐसा कौन होगा जो इस भैंसे को नाथ सके? उसकी आवाज में अब चुनौती नहीं, बल्कि एक बेटी और भविष्य की चिंता थी। तभी भानुमति के साथ साथ अदृश्य रूप में चल रही माँ दुर्गा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, घबराओ मत पुत्री। उनकी वाणी में असीम विश्वास था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि इस धरती पर वीरों की कमी नहीं है। 52 गढ़ों में अभी भी बहुत ऐसे वीर हैं जिनकी भुजाओं में बल और हृदय में धर्म बसता है। फिर माता ने भानुमति को आगे का मार्ग दिखाया। चलो अब हम बिरियागढ़ चलते हैं। वहां के राजा हीर सिंह वीर सिंह अत्यंत प्रतापी हैं। उनके राज्य में अवश्य कोई न कोई ऐसा वीर मिलेगा जो इस भैंसे को नकेल पहनाने का साहस करेगा। माँ दुर्गा के वचनों से भानुमति का मन फिर से स्थिर हो गया। उसने भैंसे की रस्सी थामी, नटनी का भेष संभाला और बिना किसी भय के साथ नए गढ़ की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। अब कथा एक नए राज्य की ओर बढ़ चुकी थी, जहां भाग्य, पराक्रम और प्रेम एक नई परीक्षा लेने वाली थी। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या बिरियागढ़ में कोई ऐसा वीर होगा जो इस भैंसे की नाक में नकेल लगाएगा, या वहां से भी भानुमति को निराश होकर लौटना पड़ेगा? क्या होगा इस सफर का अंत, और क्या भानुमति को उसके मन का दूल्हा मिल पाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।